चलिए स्टार्ट करते हैं। शारंगधर संहिता का वैशिष्ट्य और इसमें देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या ऐसा महत्वपूर्ण है जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि शारंगधर संहिता जो है वो लगभग 13th AD के आसपास की ये पुस्तक है, या कह सकते हैं कि 13th AD के आसपास के ये रहे होंगे। और इनके पिता का नाम दामोदर था। और जो हमारी शारंगधर संहिता है वो बेसिकली 3 खंड में उसको बनाया गया है। ठीक है, 3 खंड में उसको विभाजित किया गया है। 3 खंड किस तरीके से? पूर्व खंड है ना, 3 खंड हैं। कौन कौन से? पूर्व खंड, मध्यम खंड और उत्तरखंड। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर हमारे 32 अध्याय हुआ करते हैं और उसमें से 7 अध्याय जो हैं वो पूर्व खंड में हैं, 12 अध्याय मध्यम खंड में और 13 अध्याय जो हैं वो हमारे उत्तरखंड में आया करते हैं। अच्छा, बात करते हैं पूर्व खंड के अध्याय की। तो पूर्व खंड में बेसिकली क्या क्या बता रखा है? तो उसमें पहला चैप्टर आता है हमारा जो कि परिभाषा, मान आदि के बारे में, जिसमें बताया रखा है। दूसरे अध्याय में उन्होंने औषध सेवन काल, रस, गुण, इस तरीके से करके उन टॉपिक्स का विवेचन किया हुआ है। तीसरे चैप्टर का देखें तो थर्ड चैप्टर में उन्होंने नाड़ी परीक्षा आदि के बारे में बता रखा है। चिकित्सा के चतुष्पाद का इसमें बताया हुआ है। बेसिक बस थोड़ा पता होना चाहिए, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा चौथा अध्याय जो है वो दीपन आदि द्रव्य के लक्षण, इन सब के बारे में बता रखा है। जितनी भी हमारी भैषज्य कल्पना की जो परिभाषा आया करती है ना, जिसमें कि दीपन है ना, पाचन है, इस तरीके से करके, तो वो जितनी भी परिभाषाएं हैं शारंगधराचार्य के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी चैप्टर 4 में आया करती हैं पूर्व खंड के। ठीक है, उसके अलावा 5वां जो है वो शरीर परिचय बता रखा है, उसमें दोष, धातु, इन सब चीज़ों के बारे में बता रखा है। छठा जो चैप्टर है 6th चैप्टर, उसमें आहार का परिचय दिया हुआ है, जात कर्म आदि के बारे में बता रखा है, दिनचर्या के बारे में बता रखा है और वेग धारण वगैरह के बारे में बता रखा है। तो एक इसमें 3rd चैप्टर में। और जो हमारा 7वां चैप्टर है वो किस चीज़ पे है? वो रोग का परिचय है, जिसको रोग विज्ञान करके यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, फिर चलते हैं मध्यम खंड की तरफ। तो मध्यम खंड के 12 अध्याय हैं। 12 अध्याय में किस तरीके से बता रखा है? तो प्रथम अध्याय जो है वो पंचकषाय के बारे में है। ठीक है, अब बेसिक बताते हुए उसमें वो स्वरस के बारे में बताते हैं कि भाई स्वरस क्या होता है, कौन कौन से स्वरस हैं, क्या उसकी विधि है निकालने की, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट 2nd चैप्टर में उन्होंने क्वाथ, 3rd में फांट, इस तरीके से उन्होंने पूरे बताए हुए हैं। ठीक है, तो पहले पे स्वरस है, उसके बाद में उन्होंने क्वाथ के बारे में बता रखा है, फिर फांट के बारे में बताया हुआ है, नेक्स्ट हिम बता रखा है उन्होंने, उसके अलावा उन्होंने कल्क बताया है चैप्टर 5। चैप्टर 6 उन्होंने चूर्ण बता रखा है ना। उसके अलावा 7th चैप्टर में उन्होंने वटी के बारे में बताया हुआ है। 8वें पे उन्होंने अवलेह के बारे में बता रखा है और 9th चैप्टर में वो बताते हैं स्नेह पाक के बारे में ना। और उसके अलावा 10th में संधान विधि, 11th में धातु और 12th में उन्होंने पारद आदि के बारे में बता रखा है। तो इस प्रकार से वो टोटल मध्यम खंड के 12 चैप्टर कंप्लीट करते हैं। उत्तर तंत्र की तरफ बात करें या उत्तराखंड की तरफ बात करें तो उन्होंने उसमें किस तरीके से 13 अध्यायों का विभाजन किया हुआ है। तो उसमें उन्होंने बेसिकली ये जितने भी हमारे ये पंचकर्म संबंधित विषय इसमें आया करते हैं। तो पंचकर्म संबंधित विषय में किस प्रकार से कि भाई पहला अध्याय स्नेह है, फिर स्वेद, फिर वमन विरेचन के बारे में बताया हुआ है। 5वां छठा जो है वो बस्ती संबंधित है, 7वें में उत्तर बस्ती, 8वां नस्य है। ठीक है, 9th पे उन्होंने धूमपान, गंडूश, कवल, आलेप, इस तरीके से करके 12 रक्त मोक्षण या रक्त निर्हरण करके हम बोल सकते हैं। और 13वां चैप्टर जो है वो नेत्र क्रियाकल्प से संबंधित बता रखा है। तो टोटल एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है सभी चैप्टर्स के बारे में। थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चंस ऐसे बीच में से भी पूछ सकते हैं। अब एक लेवल चेंज होता जा रहा है कंपटीशन का, तो वो कहाँ से क्वेश्चन पूछे इस चीज़ का कोई पर्टिकुलर निर्धारण नहीं रहा है। बेसिकली हम फोकस तो उन्हीं टॉपिक पे करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे देखें। इस जो हमारी क्या बोलते हैं ये संहिता है, ठीक है, इसमें कुल श्लोक की संख्या कितनी बता रखी है? 1600 बता रखी है। तो 1600 अभी है, करंटली है, वरना इसमें जो हम देखते हैं वो लगभग इसमें जो श्लोक हुआ करते थे वो 2361 2361 श्लोकों का वर्णन बेसिकली मिलता है। और फिर उसमें कुछ अन्य श्लोक को भी ऐड करा गया, तो कुछ 2600 श्लोक अब बना करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, किस तरीके से बताया हुआ है देखते हैं। जैसे ये बोलते हैं कि भाई चूर्ण स्नेह, अच्छा इन्होंने फिर
चंदन के बारे में बता रखा है। चंदन के बारे में क्या बता रखा है कि भाई अगर हमें चूर्ण बनाना है, ठीक है, या स्नेह बनाना है, आसव के लिए उपयोग करना है या फिर अवलेह में उपयोग करना है, तो उस कार्य हेतु हमें श्वेत चंदन को चूज़ करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कषाय हेतु या फिर लेप के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो हमें रक्त चंदन उपयोगी है, उसमें हम रक्त चंदन का यूज़ करना चाहिए। इस तरीके का आचार्य ने बता रखा है। ये इन्होंने शारंगधर संहिता पूर्व खंड के चैप्टर नंबर 1 में ही 53 श्लोक है, उसमें आचार्य ने बता रखा है, ठीक है। उसी में आगे इन्होंने सवीर्यता अवधि के बारे में बता रखा है, चैप्टर 1 का ही पूर्व खंड के चैप्टर 1 में ही श्लोक नंबर 59 से लगभग 56 के आसपास बताए हुए हैं, जहां उन्होंने इनकी सारी की सारी कह सकते हैं कि सवीर्यता अवधि बता रखी है। तो किस प्रकार से है कि भाई 1 वर्ष के पश्चात जो हमारी वानस्पतिक द्रव्य हैं वो क्या हो जाते हैं, वो वीर्यहीन हो जाते हैं, यानी उनकी जो सवीर्यता अवधि है वो कितनी है, वो 1 वर्ष बता रखी है। किसकी? जो वानस्पतिक द्रव्य है ना, जो भी हमने वानस्पतिक द्रव्य लिए हैं उनको हमें 1 साल के अंदर अंदर उसको उपयोग करना चाहिए, वरना तो वो क्या वीर्यहीन हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ चूर्ण के बारे में। तो चूर्ण के लिए कितना बता रखा है, तो 2 मास बता रखा है। तो ये हम 2 मास याद रखते हैं। चूर्ण 2 महीने तक ही हमें उसे उपयोग करना है। वटी और अवलेह के लिए अगर हम बात करें तो वटी है और अवलेह है, तो वटी और अवलेह जो है ये 1 वर्ष पश्चात वीर्यहीन हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इनको हम एक साथ बाद में कंपाइल कर लेंगे। दूसरा आता है हमारा स्नेह के लिए। तो स्नेह के लिए क्या बोल रखा है कि भाई 1 वर्ष 14 मास पश्चात, यानी टोटल कितने हुए, 12 महीने प्लस 4 16, है ना। 16th मंथ बता रखे इन्होंने, टोटल कितने 16 मंथ, कि भाई 16 मंथ के बाद में, 16 माह के बाद में जो हमारा स्नेह होता है, घृत तेल वसा आदि जो भी हैं वो क्या हो जाते हैं, वो वीर्यहीन हो जाते हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने एक चीज़ ऐड ऑन नहीं करी है, हम लोग यहीं पर उसे कर लेते हैं। जैसे इस जो 16 माह वाला स्नेह का बता रखा है, इसमें उन्होंने काष्ठ औषधियों के जो योग से तैयार घृत तेल है बेसिकली उनके बारे में बोल रखा है ना। किसके लिए बोल रखा है कि जो हमारी काष्ठ औषध के योग से तैयार, मतलब जो स्नेह बना रहे हैं वो हमें किससे बना रहे हैं, काष्ठ औषधियों के योग से उसको हम सिद्ध कर रहे हैं। तो उससे तैयार जो भी हमारे स्नेह बेसिकली घृत के बारे में बात करें, तेल के बारे में बात करें, उनका सबका सवीर्यता अवधि कितनी रहती है, वो 1 वर्ष 4 मास यानी 16 माह तक वो क्या रहते हैं, ये रहा करते हैं, वीर्यवान रहा करते हैं। उसके बाद उन्होंने बाकी आशावरिष्ठ के लिए तो हम जानते ही हैं कि जितने अधिक अवधि के होंगे उतने ज़्यादा ही ये उत्तम गुणकारी हुआ करते हैं। तो आशव है, अरिष्ट है, धातु है, व रस औषधियाँ हैं, ये अधिक पुराने होने पर अधिक गुणवान माने जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, सवीर्यता अवधि के बारे में इन्होंने बता रखा है। अच्छा, फिर बात करते हैं कि भाई औषध का ग्रहण जो करना है हमें वो किस प्रकार से करना है, किस ऋतु में करें, क्या करें, तो वो आचार्य ने बता रखा है। तो औषध ग्रहण करने के बारे में जो बता रखा है उसमें कि भाई अगर हमें किसी भी कार्य हेतु कोई औषधि लेनी है अदर देन किससे, वमन और विरेचन के, तो हमें क्या चूज़ करना है, हमें शरद ऋतु को चूज़ करना है और उसमें हमें उन औषधियों का संग्रह करना है, ठीक है। सभी कार्यों के लिए, चाहे हम नस्य के लिए ले रहे हैं, चाहे हम उसमें लेप के लिए ले रहे हैं, चाहे हम स्वरस कल्क शीत फांड किसी के लिए भी ले रहे हैं, वो हमें शरद ऋतु में उसको हमें लेना है। लेकिन अगर जो औषध है वो हमें किस लिए लेनी है, अगर हमें वमन अथवा विरेचन हेतु औषध लेनी है तो हमें कब लेना है, तो वसंत ऋतु के अंत में उसको ग्रहण करने के लिए बोल रखा है, ठीक है। इस तरीके से करके बताया हुआ है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे शारंगधर आचार्य ने जो चैप्टर नंबर 1 में ही उन्होंने ग्राह्य अंग बता रखे हैं कि किस पार्ट का हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है। तो ग्राह्य अंग देख लेते हैं। तो ग्राह्य अंग में उन्होंने जो वर्णन कर रखा है पूर्व खंड के चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 71 के आसपास का श्लोक है ये, उसके लास्ट में इन्होंने बता रखा है और बिल्कुल लास्ट में आया करता है ये। तो उन्होंने वहाँ बता रखा है कि जो भी हमारी कैसी जो स्थूल बेसिकली कह सकते हैं कि जो स्थूल मूल है ना,
तो स्थूल मूल के लिए क्या बता रखा है उन्होंने कि अगर स्थूल मूल है तो स्थूल मूल का हमें क्या लेना है, उसके मूल का त्वक यूज़ करना है ना। बहुत ज़्यादा बड़ी जड़ होगी तो उसको लेना, उसको संग्रह करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। कोई पीपल की सपोज करो वृक्ष है, तो पीपल की वृक्ष के इतनी बड़ी उसकी मूल होगी तो उसको रूट को लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो इन दैट कंडीशन व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें उसके मूल का त्वक ग्रहण करना है। नेक्स्ट आता है फिर हमारा जो सूक्ष्म मूल है, ठीक है, जिनकी जो मूल हैं वो बहुत सूक्ष्म है, छोटी हैं, है ना, रूट्स बहुत पतली हैं, छोटी रूट्स हैं, उसमें हम उनका संपूर्ण ही उनको ग्राह्य कर सकते हैं ना, उनको हम पूरी पूरी कंप्लीट रूट को ही यूज़ कर सकते हैं। इवन वी कैन यूज़ इट्स पंचांग, ठीक है, जो उसका प्लांट का पंचांग है तो उसको भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ निग्रोध के बारे में। तो निग्रोध के लिए उन्होंने विशेष रूप से बता रखा है कि भाई अगर निग्रोध लेना है तो वहाँ उसकी अंतः त्वचा लेनी है ना, उसकी छाल उतारेंगे और उसके बाद में जो उसकी अंतः त्वक है उसका हमें उपयोग करना है। बीजक के बारे में विशेष रूप से बता रखा है कि उसका सार ग्रह करना है, ठीक है, बीज सार। तालीश के तो पत्र यूज़ होते हैं, इनको याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी, तालीश के पत्र यूज़ करने के लिए बोल रखा है, तो वैसे भी हम याद ऐसे ही करते हैं, तालीश पत्र, है ना। त्रिफला है, त्रिफला, है ना, इसमें फल ही यूज़ होते हैं, त्रिफला फल यूज़ करने के लिए बोल रखा है। और जैसे हम आशा वरिष्ठ बनाते हैं तो उसमें हम फर्मेंटेशन के लिए धातकी पुष्प यूज़ करते हैं, तो धातकी का पुष्प या फूल यूज़ करने के लिए इन्होंने बोल रखा है कि यूज़ करने इन द सेंस कि उसको हमें ग्राह्य लेना है। ऐसे ही स्नूही का भी याद रहेगा, स्नूही शीर का उपयोग किया जाता है बेसिकली, है ना, स्नूही शीर यूज़ करते हैं हम शार सूत्र बनाने में या अन्य कर्म के लिए, विरेचन आदि कर्म के लिए, तो स्नूही शीर का हमें उसमें प्रयोग करना है। ऐसे ही विदारी कंद है, तो विदारी कंद से नाम से ही पता लग रहा है कि भाई कंद है, तो इसका हमें कंद विशेष रूप से यूज़ करना है। नेक्स्ट इज़ सर्ज, ठीक है, तो सर्ज में क्या है भाई, तो सर्ज में भी हमें क्या यूज़ करना है, उसका जो निर्यास है बेसिकली ना, गोंद है, निर्यास है, उसका हमें यूज़ करने के लिए शारंगधराचार्य ने संहिता में बताया हुआ है। और अक्षोटक या फिर कह सकते हैं कि जो भी इस प्रकार से करके जो द्रव्य हैं जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, इन सब के जो अंदर की फल की मज्जा होती है बेसिकली उसको यूज़ करने को बोल रखा है। तो ये होते हैं हमारे क्या कि जो विशेष रूप से ग्राह्य अंग, ठीक है। तो इसमें इस वाले अभी आज के लिए इतना ही देखते हैं, और आगे जो औषध सेवन काल है वो नेक्स्ट वाले टॉपिक में उसको कवर करेंगे।